तो बेटा आई होप तुम लोगों ने टेस्ट दिया होगा। बहुत सारे Yes. लोगों ने किया, कुछ लोगों ने मिस किया है। जो लोग मिस किए हैं बेटा वो लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है, ठीक है। अगर टेस्ट मिस कर रहे हो इसका मतलब तुम होप छोड़ रहे हो। लड़ना है बेटा, है ना, डर नहीं जाना है टेस्ट से। तो आज टेस्ट एनालिसिस है, तो टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग बताओगे जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो पहले ये बताओ टेस्ट कैसा रहा तुम लोगों का? अच्छा रहा सर। अच्छा रहा, ओके। उसमें केमिस्ट्री पार्ट कैसा रहा? सर जेई मेन में बस 2 गलत हुआ टेस्ट है। जेई मेन में तुमने दिया है, एडवांस नहीं यस दिया? सर, नाम भी दिया है अच्छा, जेई मेन में सर। अच्छा नहीं गया? सर मेंस सर मेंस में एडवांस 2 अच्छा नहीं हुआ। एडवांस में मार्किंग, मतलब जो मार्किंग है वो भी गलत आई है, तो उसका पता नहीं कि कैसा हुआ, मार्क्स नहीं पता अभी उसको। अच्छा, यस सर। मार्किंग गड़बड़ हुआ तुम लोगों का? सर यस सही सर। आंसर भी गलत दे रखे थे। यस, इसलिए मार्क्स का तो, पता नहीं। तो इन्फॉर्म किया तुम लोगों ने या नहीं किया इन्फॉर्म अभी तक? सर किया था। हर सर को बता दिया था सर। हाँ, तो क्या बोले? वो कहते कि इसको देखेंगे वो, तो ठीक देखा मार्किंग गया का। कि नहीं अभी तक? सर अभी तक तो करेक्शन नहीं हुई है। ठीक है, पहले जो डाउट है डाउट पूछ लो जिस क्वेश्चन में। पहले मैं एडवांस चलो, एडवांस पेपर 1 में यस सर। एडवांस में किस क्वेश्चन प्रॉब्लम बेटा? तो यहाँ मैं अगर 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन तुम डायरेक्ट पूछ लो तो इजी रहेगा मेरे लिए, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 में विच वन इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो मैंने बता दिया, वो तो आसान है। तो S माइनस टू S2 माइनस से क्या होगा? एंडोथर्मिक, है ना। यस। नेगेटिव है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे तो यहाँ एनर्जी देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट? तो यहाँ पे जो बोरान 3 माइनस है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। देखो बोरान क्या होता है, बोरान के पास कितने यस। इलेक्ट्रॉन है ना। तो बोरान के पास अगर तुम देखोगे तो बोरान के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन को और मिल गया यहाँ पर, 3 + 3 कितना हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन। जबकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब बोरान 3 माइनस का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो आंसर यहाँ पर डी पार्ट हो जाएगा। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21। कोई डाउट है तो कुछ उस तरह से चलता जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना बेटा। 21 में नहीं है। 21 डाउट नहीं है। 22 नो सर। ओके, 23 में बताओगे तुम लोग। 23 में ये, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नो इन सर। विच अदर फॉलोइंग प्रोसेस डज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट चेंजेस? तो जहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज होगा वहीं पे मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा। N2 माइनस टू N2 प्लस जाओगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। जिंक टू प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। तो यहाँ पर आंसर ए और डी है। तो शायद ये तुम लोग गलत हुआ होगा। यस सर, ए और डी करा हुआ है। यस सर। ए और डी किया था और आंसर गलत आया था, -1 मिला होगा तुम लोगों को। यस सर। यस सर। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे 22 था, 22 में सी और डी आंसर है, इसमें -1 मिला था तुम लोगों को। यस सर, सी और डी किया है। सर इस बार सर बोलो। आंसर को हम चेंज भी नहीं कर पाते थे, मतलब इस बार एक बार आंसर मार्क कर दिया तो उसे चेंज भी नहीं कर सकते, अच्छा, इसलिए भी यस सर। गलती हुई मुझसे। नहीं तो इसमें तो तुमने अगर टिक किया सी और डी तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है। और सी और डी टिक करने के बाद भी तुमको -1 मिला तो ये तो गड़बड़ है ना। यस सर, ऐसे 7-8 क्वेश्चन में मिला था। तो यस ये जो सर। क्वेश्चन होगा मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा, मल्टी करेक्ट आंसर में ऐसा हुआ होगा तुम लोगों के साथ। यस। यस सर। यस सर। मतलब जितने भी मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है उसमें तुम लोगों को प्रॉब्लम हुआ है। मतलब कि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है ना वो रीड नहीं कर पाया आंसर, क्योंकि उसमें पार्शियल मार्किंग था। अगर एक करेक्ट ऑप्शन को तुमने टिक किया तो +1 मार्क्स मिल जाएगा, 2 टिक किया +2। इस तरह से अगर तुमने सारे करेक्ट को टिक किया तो +4 मार्क्स मिलता है। सर लेकिन पार्शियल यहाँ मार्क्स पर भी नहीं मिले। हाँ, तो ये कुछ शायद प्रोग्राम में प्रॉब्लम हुआ, जो प्रोग्राम बना नहीं पाए या फिर या इसको अपडेट नहीं कर पाए होंगे। तो मैं बात करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में किसी कोई डाउट है? नो सर। इसमें आंसर ए और डी है। यस सर। 25 नो सर। नो सर।
तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 26 नो 26 में किसी को डाउट है? नो सर। सर एक डाउट बार नहीं? बता दें। हाँ 26 देख लो। जो 26 पूछ रहा है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ तुम क्या करोगे, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पर सबका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये है तुम्हारा 1s ऑर्बिटल, ये है 2s ऑर्बिटल, ये है 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो 0 होगा, इसके लिए भी 0 होगा, और यहाँ पर एक का क्या होगा, +1 -1 0 ये होता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सम क्या होगा यहाँ पर, है ना, जब तुम ऐड करोगे तो समेशन ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 0 + 0 + 1 - 1 + 0 क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल वैल्यू ऑफ m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम इज 0। क्वेश्चन नंबर 27, देयर आर पाई बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो कितने पाई बॉन्ड ये पूछ रहा है? आंसर हो गया। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना बेटा, मैंने इसका स्ट्रक्चर बनवाया है। तो नाइट्रोजन है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब भी मल्टीपल बॉन्ड बनता है उसमें एक सिग्मा रहेगा, बाकी सब क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। इसमें क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड नाइट्रोजन में। यस क्वेश्चन नंबर 28, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 मॉलिक्यूल। हो गया सर। कितने चलो, पेयर हो इलेक्ट्रॉन गया। काउंट कर लेना है, 14 आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29, हो गया 29 सर। में 2 आया यहाँ पर। ठीक है, यस 30 में 4 आ रहा सबका। यस सर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल एंगल्स इन XCF4। XCF4 क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होता है यस इस तरह से XCF4। तो यहाँ पर जितने भी एंगल होगा सब क्या होगा बेटा, राइट एंगल होगा। यहाँ पर यस 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सब का सब क्या है, 90 डिग्री एंगल यहाँ पर, है ना। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 31, इससे भाई मैचिंग समझ में नहीं आती है। मैचिंग समझ में नहीं आता तो कैसे मैच करेंगे। तो इस तरह जो क्वेश्चन आता है ना, इस क्वेश्चन में तुम लोगों को क्या करना होगा कि जो तुम्हारा ऑप्शन है ऑप्शन को लेकर चलोगे। ठीक है, अगर ऑप्शन लेकर नहीं चलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन तुम चेक नहीं कर पाओगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है देखोगे तो कॉलम 1 इसमें 4 ऑप्शन है, कॉलम 2 में भी 4 ऑप्शन है, कॉलम 3 में भी 4 ऑप्शन है। तो अगर यहाँ टोटल कॉम्बिनेशन बनाओगे तो हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 तुम चेक नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पर 1 बाय 1 जो 4 ऑप्शन दिया गया इसी को तुम्हें चेक करना होगा। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसको चल देते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन मैं उसी को चेक कर रहा हूँ, सी पार्ट। सी पार्ट में दिया गया है R, सी है, इसमें दिया गया है R 3 और 2। देखना ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट फॉर द ऑर्बिटल विच हैव ओनली वन नोडल प्लेन एट द न्यूक्लियस प्लेन एट द न्यूक्लियस फॉर ईच ऑर्बिटल। तो एक नोडल प्लेन होना चाहिए। एक नोडल प्लेन मतलब क्या होगा, पी ऑर्बिटल, जो पी ऑर्बिटल उसमें एक ही नोडल प्लेन होता है। नोडल नंबर ऑफ नोडल प्लेन क्या होता है बेटा, है ना, एल वैल्यू होता है। अगर एल वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ नोड्स क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये मैंने बताया था नंबर ऑफ नोड। तो डी ऑर्बिटल के लिए क्या होगा बेटा, डी ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू क्या होता है, 2 होता है ना। तो डी ऑर्बिटल में 2 नोडल प्लेन होगा, इसका मतलब पी ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन 1 केवल पी ऑर्बिटल के लिए होगा। तो पी ऑर्बिटल में क्या होगा बेटा, पी ऑर्बिटल कब स्टार्ट होगा, अगर n = 2 है ना। अगर n = 2 है तो पी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगा। n = 1 के लिए पी ऑर्बिटल होता ही नहीं है ना। तो n = 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, मतलब n का वैल्यू 2 से ज़्यादा होना चाहिए।
तो आर देखो, आर क्या है यहाँ पर, आर को देखो n इक्वल टू 4 मतलब करेक्ट है, तो पी ऑर्बिटल हो सकता है बेटा यहाँ पर, तो 4p हो सकता है ये, है ना 4p। और फिर देखोगे थर्ड, थर्ड ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, +1 -1 0 होता है ना, देखो +1 -1 0 दिया गया है, ठीक है, ठीक बेटा। तो p ऑर्बिटल के लिए m का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू दे दिया। आगे लिखा है ऑर्बिटल सबसेल डिजाइन, तो यहाँ p ऑर्बिटल क्या होगा, nx npy npz, तो 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा R32 सी पार्ट में। बाकी सबको देखोगे तो इनकरेक्ट होगा, सिर्फ p12, तो p हो गया n इक्वल टू 1, यहाँ देखो m का वैल्यू यहाँ पर 5 है, जबकि d ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू 5 होता है ना, तो फिर -3 किसके लिए होगा, d ऑर्बिटल के लिए, सॉरी f ऑर्बिटल के लिए, ये गलत है, तो यहाँ पर 2 ही होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन कहाँ पर है, 2 केवल यहीं पर है, सॉरी 3 यहाँ पर है, 3 और b में है, तो b और c को चेक करोगे तो b में देखो यहाँ पर फर्स्ट दिया है, फर्स्ट मतलब ns, तो ये s ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन होता ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, c होगा। तो तुम्हें 1 by 1 चेक करना होगा और जो करेक्ट ऑप्शन उसको टिक करना होगा। समझ आ रहा है बेटा कैसे करोगे ये? सर हाँ बोलो। इसमें तो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा था। यस सर। यस सर। ओके, तो गड़बड़ हो गया ना, यहीं पे टिक किया था। करेक्ट होना यस चाहिए, सर, मैंने करेक्ट भी ए यहाँ पर पर किया। सी होगा, करेक्ट यहाँ पर सी होगा, ये नॉट करेक्ट दे दिया है, तो गड़बड़ हो गया ना, तीन मल्टीपल चॉइस हो जाएगा, यहाँ पर ए क्यू एस होगा, तो जिसने एक, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ, इसको बता देता हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर कितना था बेटा, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आंसर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। तो जिसने ए बी डी लगाया होगा उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। किसने लगाया ए बी डी? सर ए लगाया था, सिंगल करेक्ट ही रखा था ना इसको। ओके, तो क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर नॉट करेक्ट नहीं होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, है ना, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, which of the following is observed for electron in lowest energy electron chlorine atom? तो लोवेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस तरफ ढूंढोगे बेटा यहाँ पर, तो लोवेस्ट एनर्जी क्लोरीन के लिए क्या होगा यहाँ पर, जो किसी भी एटम के लिए जो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होता है वो 1s होगा, ठीक है। तो 1s के बारे में तुम्हें बताना है, ठीक है। तो 1s क्या होगा यहाँ पर 4, एस ऑर्बिटल के लिए m क्या होगा, एस ऑर्बिटल के लिए m होगा 0, है ना, और फर्स्ट मतलब ns, ठीक बेटा। तो 1s के लिए क्या होगा, m इक्वल टू 0, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 4 1, तो ऑप्शन डी होगा। ये तो करेक्ट होगा सबका। यस सर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, which is the following is valid for column 2 contain maximum number of degenerate orbital, ठीक है। तो degenerate orbital मतलब इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल किसके लिए होगा, f ऑर्बिटल के लिए, है ना। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को मैं चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर PQRS दिया गया, तो PQRS यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो R का वैल्यू जो f ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल किसके लिए होगा, f ऑर्बिटल स्टार्ट होगा तुम्हारा n इक्वल टू 4 से, ठीक है। n इक्वल टू 4 से तुम्हारा f ऑर्बिटल स्टार्ट होता है, देखो इस तरह से मैंने बनाया था यहाँ पर, इस तरह से, है ना। तो ये जगह यहाँ पर 1s, ये जगह 2s, तो ये s है, p है, d है, f है, तो f यहाँ पर 4 से स्टार्ट होगा, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 या n इक्वल टू 5 से स्टार्ट होगा, तो या तो a होगा या तो b होगा। पहले a देख लेते हैं यहाँ पर, तो R का फोर्थ ऑप्शन, तो f ऑर्बिटल यहीं पे मिल गया तुम्हें nf, और यहाँ पर दिया गया है s का थर्ड तो तुम्हारा d ऑर्बिटल है, तो ये इनकरेक्ट हो गया b वाला, तो करेक्ट ऑप्शन होगा R4, ठीक है। सर ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल क्या होता है?
डीजेनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, मैंने बताया था बेटा, है ना? यस इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल के बारे में मैंने बताया था, कई बार बताया था मैंने। डीजेनरेट मतलब इक्वल एनर्जी, डीजेनरेट ऑर्बिटल मीन्स इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है? याद रखो डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब होगा इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। वैसे सब ऑर्बिटल जिसका एनर्जी इक्वल हो, है ना, तो अगर इसका n और l वैल्यू सेम हो जाए तो उसका एनर्जी सेम हो जाता है। तो मतलब कि अगर d सब सेल है तो d सब सेल जितने भी ऑर्बिटल है सबका एनर्जी इक्वल होगा। अगर f सब सेल है तो f सब सेल में जितने भी ऑर्बिटल है सबका एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, है ना? इन सबका एनर्जी सेम होगा तो क्या होगा, ये डी जनरेट ऑर्बिटल होगा। ये 5 7 डी जनरेट ऑर्बिटल, ये क्या हो जाएगा, 5 डी जनरेट ऑर्बिटल, ठीक है? इसी को डी जनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। ओके सर। आगे चलते हैं 34 में दिया गया है, तो करेक्ट यहाँ पर सही लिखा है, द सेलेक्ट करेक्ट कोड फॉर द स्पीशीज इन कॉलम 1 विच हैव हाईएस्ट पीओ, पीओ मतलब बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है? तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर तुम्हें निकालना है। तुम्हें मालूम है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, N2 का होगा यहाँ पर, है ना? तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्यू यहाँ पर है, चेक कर लेना, तो डी पार्ट ऑफ तुम्हारा आंसर जाएगा, क्यू फर्स्ट, है ना? यस तो ये सबका सर हो एक गया बारी होगा। वो सर एक बारी मैग्नेटिक मोमेंट वाला क्वेश्चन बता दो। वो कौन सा इसमें क्वेश्चन ऊपर था शायद बेटा? 22 या 21 क्वेश्चन था। अच्छा ठीक, पहले मैं इसको डिस्कस करके फिर चला जाता हूँ मैं ऊपर, ठीक है? इसको मैं ओके कंप्लीट सर। करने इस क्वेश्चन को, फिर मैं मैग्नेटिक मोमेंट वाले को डिस्कस कर देता हूँ। 35 करेक्ट ऑप्शन विच हैव मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जहाँ पर उसके पास यस पैरामैग्नेटिज्म उसका ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें देख लेना है। तो जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना? जो ऑक्सीजन वाला ऑप्शन है करेक्ट होगा। तो ऑप्शन क्या है, पी है, पी देखो चारों में है, तो अब तुम्हें और आगे का भी ऑप्शन देखना पड़ेगा, है ना? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर तुम्हें बाकी को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो पी हो गया, पी के बाद तुम आओगे यहाँ पे देखोगे होमो क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, वो ऑक्सीजन के लिए तुम बनाओगे, O2 के लिए। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल है सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, ठीक है? और फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद पाई आएगा, है ना? सर इससे पाई पहले तुम्हारा सिग्मा आएगा ना, पाई, पाई सॉरी सिग्मा 2py, ये होगा ना बेटा, सिग्मा 2px, इसके बाद आएगा पाई 2py, पाई 2pz, ठीक है? ये होगा। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन को रख देना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 + 2 + 2 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 8 + 2 10, 11 12 13 14, जो पाई स्टार आ जाएगा यहाँ पर, पाई स्टार, ठीक है? पाई स्टार 2p y, पाई स्टार 2pz। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है? तो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पाई स्टार में जा रहा है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो इसका लिए लोग यहाँ तुम जाओगे तो जो ऑक्यूपाइड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, ये लास्ट वाला होगा, है ना? लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वही तो हाईएस्ट है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हो जाएगा पाई स्टार। तो पाई स्टार कहाँ पर है, ये 4th में है, ठीक है? 4th तुमने लिख दिया यहाँ पर 4th, ठीक है? और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, 2 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 मतलब 3rd में, ठीक है? तो यहाँ तुम्हें क्लियर हो जा रहा है, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पर है एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर है, बाकी सब पेयर्ड है। ये क्लास में मैंने कराया था, ऑक्सीजन वाला एग्जांपल लिया था क्लास में। यस सर सेम क्वेश्चन नहीं था, ऑक्सीजन था लेकिन क्वेश्चन दूसरा था, डिफरेंट क्वेश्चन। 36 सेलेक्ट द करेक्ट कोड फॉर होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव गिवन शेप। ये किस ऑर्बिटल का शेप है बेटा, याद आ रहा है? मैंने डायग्राम बनाया था हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो अगर तुम
1s को 1s से मिलाओगे, s ऑर्बिटल को s ऑर्बिटल से कंबाइन करोगे, ठीक है। तो क्या बनता था बेटा, इस तरह से बनता था ना, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा, एंटी बॉन्डिंग होगा या बॉन्डिंग होगा, ये एंटी बॉन्डिंग, मतलब यहाँ पर माइनस होगा, प्लस ना होकर यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल है वो सिग्मा स्टार यस है, ns मैं बोल दूं इसको तो चलेगा, ns सिग्मा स्टार ns, ठीक है। तो सिग्मा स्टार ns में बताना है, तो कहाँ पर सिग्मा स्टार ns होगा, तो O2 क्या है, O2 में तो पाई आ रहा है, O2 तुम्हें लेना नहीं है ना। तो बाकी सबको तुम चेक 1 बाय 1 चेक करोगे, तो जो करेक्ट ऑप्शन में उसको चल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन एस है उसको देखो, यहाँ पर दिया गया H2 माइनस, ठीक है। तो H2 माइनस को देखोगे तो इलेक्ट्रॉन को रखो यहाँ पर, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 1, ठीक है। अब देखो जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड माइक्रो ऑर्बिटल क्या है बेटा, सिग्मा स्टार 1s, और ये जो डायग्राम दिया गया है ये वाला, ये भी क्या है, सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार 1s है। इसका मतलब तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पार्ट, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न 2017 का है ये, ठीक है, 3-3 कॉलम वाला। उसके बाद इस तरह का पैटर्न आया नहीं है, ये जे एडवांस का पैटर्न है, ये पैटर्न को चेंज कर दिया है। जितने भी पैटर्न है हर एक पैटर्न तुमको मिलता जाएगा, तुम हर एक पैटर्न से फैमिलियर हो जाओगे, तो कोई भी पैटर्न हटी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हें। तो हर एक पैटर्न को हम लोगों को देखते चलना है, तो 10 साल जितने भी पैटर्न है हर एक पैटर्न को हम लोग देख लेंगे 1 बाय 1। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन था बेटा तुम्हारा, 22 मैग्नेटिक मोमेंट का। यस सर। है 23 है ना बेटा, which of the following does have the magnetic moment change, यही ना बेटा। यस सर। ओके, तो कहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो रहा है वो तुम्हें बताना है। तो यहाँ पर पहले मैं हर एक ऑप्शन को, यहाँ मल्टी कनेक्टर में हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा तुम, है ना। तो यहाँ पर मैं ये पहले ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूँ, N2 से N2 प्लस बना रहे हो, ठीक है, N2 से N2 प्लस। पहले तुम N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे एमओ थ्योरी से, फिर N2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे एमओ थ्योरी से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो N2 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो जाएगा 1s2 सॉरी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2, इसके बाद आ जाएगा पाई 2py 2 पाई 2pz2। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 8 9 10 11 12, फिर आ जाएगा सिग्मा 2px2, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2। और अगर N2 प्लस बनाओगे, N2 प्लस में क्या होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, N2 प्लस में बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, लास्ट में ये हो जाएगा सिग्मा 2px1। इतना तो क्लियर समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। ये समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाले में, ये N2 वाले में, N2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। N2 में देखोगे तो जो N का वैल्यू है वो 0 है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। N2 प्लस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, है ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज हो गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ए में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया N2 माइनस टू N2 प्लस, ठीक है, N2 माइनस टू N2 प्लस। N2 माइनस क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा क्या होगा बेटा, वो पाई ऑर्बिटल में जाएगा, पाई स्टार 2p y में जाएगा, है ना। तो N2 माइनस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन देखो पाई ऑर्बिटल में गया, मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। N2 माइनस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और N2 प्लस में भी कितना है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर N2 माइनस से N2 प्लस में जा रहे हो,
तो नंबर ऑफ अनपेड रिटर्न देखो दोनों में सेम है ना, तो ये तुम्हारा ऑप्शन नहीं होगा कोई नंबर ऑफ रिटर्न सेम हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाओगे इस तरह से जिंक में जाओगे, जिंक का भी इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स तुम्हें लिखना पड़ेगा जिंक का, ठीक है। तो जिंक का एम में नहीं लिखना है तुम्हें, जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो मैंने रूल बताया था वहां से देखना होगा n+l रूल से। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, एटम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 4s2 होगा यहाँ पर, ठीक है 4s2 3d10। तो ये है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और फिर तुम जिंक 2+ बनाओगे, जिंक 2+ में क्या होगा, जो आउटर मोस्ट सेल उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे, तो ये जो आउटर मोस्ट सेल है यहाँ पर 4s, ठीक है 4 देखो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर n वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब ये आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे मतलब 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बाकी क्या बचेगा, बाकी सब इस तरह रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जिंक से जिंक 2+ बना रहे हो, जिंक 2+, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 है, चेंज नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जाओगे, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर O2 2 माइनस, तो यहाँ पर भी चेंज होगा, तो ऑप्शन ए और डी इस तरह से तुम्हें चेक करना होगा, ठीक बेटा, समझ में आ गया होगा। O2 का चेक कर लोगे, ऑक्सीजन का चेक कर लोगे ना। यस ओके, और किसी कोई डाउट है इस पेपर में, किसी को किसी ऑप्शन में प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन के आंसर में गड़बड़ लग रहा है तुम लोगों को कि हाँ इसका आंसर ये गड़बड़ है, तो बता सकते हैं, मुझे चेंज करा दूंगा, ठीक है। नहीं है सर। आ गए थे यहाँ पर पेपर 2 में, पेपर 2 में आ जाओ बेटा, तो एडवांस पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 19, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिव द करेक्ट ऑप्शन, तुम्हें करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ दिया गया है गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एनर्जी, तो हो गया होगा सबका, सी ऑप्शन है। यस सर हो गया। और ये सबका कुछ का गड़बड़ तो नहीं हुआ है कि सी ऑप्शन टिक किया और -1 मार्क्स मिल गया, ऐसा किसी के साथ हुआ है नहीं, मतलब यहाँ पर जो मार्किंग है सही हुआ है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है मार्किंग में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 में दिया गया है हाउ मेनी बॉन्ड्स डज B2 हैव, B2 में कितने बॉन्ड है बेटा, B2 मॉलिक्यूल के बीच में, यस हो गया। हो जाएगा, कैसे निकाला तुमने बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर है ना, मैंने बताया था जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ बॉन्ड होता है कि 2 मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया तो कोई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब 1 बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया तो 2 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया तो 3 बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आ गया तो 3.5 बॉन्ड होगा, ठीक है। आगे चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पर कुछ कॉलम टाइप का बनाया हुआ है, तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। पोलर नॉन पोलर PCl5 के लिए, तो आप देखो यहाँ पर फास्फोरस है, अगर ऊपर नीचे फास्फोरस लग जाए और बाकी जो 3 क्लोरीन है बीच में आ जाए, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, तो ये क्या होगा, ये नॉन पोलर, नॉन पोलर, यस ठीक है। तो ये तुम्हें चेक करना है 1 बाय 1 रख कर कि कहाँ पर नॉन पोलर होगा, कौन सा पोलर होगा, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। डी देखोगे तो अगर x का वैल्यू 214 है तो पोलर होगा, और अगर x का वैल्यू 305 है तो नॉन पोलर होगा, तो चेक कर लोगे, ये क्लास में कराया गया है। यस x का वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट रखते जाओगे और वैल्यू तुम्हें मिलता जाएगा, तो चेक कर लेना, तो आंसर आ जाएगा डी पर। तो यहाँ पर 1 बाय 1 x की वैल्यू 4 रख के बता दो। अच्छा ठीक है, x का वैल्यू 4 रख के मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर दिया गया है
PClX F5 माइनस एक्स, और एक्स वैल्यू तुम्हें रखना है यहाँ पर 4, ठीक है। तो एक्स वैल्यू 4 रखो, तो जाएगा PCl4 F आएगा यहाँ पर, PCl4F, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। तो जो एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड में क्या होगा बेटा, एक्सियल बॉन्ड में तुम्हें मालूम है, एक्सियल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा फ्लोरीन, तो एक ही फ्लोरीन तुमने जोड़ दिया है, फ्लोरीन खत्म हो गया, ठीक है। तो बाकी जो एलिमेंट है उसको अरेंज कर दो, तो यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, है ना। तो ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड, इसमें क्लोरीन आ गया, और नीचे क्या है, क्लोरीन। तो अब देखो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर तीनों साइड में क्लोरीन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्लोरीन है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा 0 होगा, है ना। यस सर। ऊपर देखो क्लोरीन है, नीचे क्लोरीन है, वो दोनों अलग अलग एलिमेंट है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट हो क्या वो 0 होगा, यहाँ पे जो म्यू वैल्यू क्या 0 होगा, म्यू वैल्यू 0 नहीं होगा। इसका मतलब जो म्यू आर है, म्यू आर कैन नॉट बी 0, है ना। ओके सर। अगर म्यू आर 0 नहीं है तो क्या होगा, ये पोलर होगा, ठीक है। इसलिए जो 4 है, 4 क्या होगा, पोलर वाले में आ गया। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को 22 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 से बड़ा करें। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया, हाँ। Which of the following each are the property of H2? ठीक है, H2 is the lightest gas known. H2 has 22.4 liter volume at STT condition, none is incorrect. तो डी ऑप्शन होगा, सब कुछ तो करेक्ट है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23, metal ion M+1 gain 10 electron and produces x kilogram of metal. Find the atomic mass of metal. तो कर लोगे, ये एटॉमिक मास ऑफ मेटल को निकालना है तुम्हें, हो जाएगा। इसी पार्ट आंसर है यहाँ पर, क्या करके दिखाना पड़ेगा, हो गया सबका। यस तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर है मेटल आयन M+, ठीक है, और ये 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है यहाँ पर, मेटल। तो अब देखो, अगर यहाँ पर तुम रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो M+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स M, यहाँ मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखो, जो इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो 1 मोल मेटल मिलेगा, है ना, दिख रहा है यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर 1 मोल मेटल मिलेगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर कितना होगा, 10 यहाँ पे, है ना, देखो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो 10 मेटल एटम मिलेगा यहाँ पर, है ना। तो मास ऑफ 10 मेटल एटम इज इक्वल टू x किलोग्राम इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 1000 ग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 10 मेटल एटम का मास x मल्टीप्लाइड बाई 1000 ग्राम है, ठीक है। तो इसका मोलर मास निकालना है, तो यहाँ पे तुम फॉर्मूला यूज करोगे मोल कॉन्सेप्ट का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय अवोगाद्रोज नंबर, है ना। ये फॉर्मूला का यूज करना होगा तुम्हें। तो अब यहाँ पर गिवन मास दिया गया है x मल्टीप्लाइड बाय 1000, मोलर मास तुम्हें निकालना है, नंबर ऑफ एटम यहाँ दिया गया 10 एटम, ठीक है, और अवोगाद्रोज नंबर यहाँ रख दो, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करोगे तो m इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे तुम्हें क्या मिलेगा, 10 से यहाँ पर एक 0 कैंसिल हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सर इसमें x इंटू 1000, सर इसमें x इंटू 1000 ग्राम कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम है ना, किलोग्राम तुम्हें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके है ना। जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स में ग्राम चलता है, किलोग्राम नहीं चलता, जहाँ पर मोल्स होता है, इसलिए तुम्हें किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है डायमेंशन, Yes. तो आसान है, मोल फ्रैक्शन डायमेंशन लेस होगा। डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 25, कैलकुलेट द हो गया सर। एवरेज मॉलिक्यूलर हो गया मास, सर। ये भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26, Yes, सर, हो आईएसओ गया था लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ हो गया था लेकिन हाँ इसका तो आंसर गलत दे रखा है। हाँ तो इसमें जो जितने भी मल्टी चॉइस क्वेश्चन है उसमें आंसर गलत होगा, है ना। तो मल्टी चॉइस में तुम लोगों का आंसर गलत है, इसमें -1 आया होगा, तुम लोग सही होगा बी और सी तुमने टिक किया होगा, बी एंड सी, है ना। और मिला Yes. होगा -1 मार्क्स, ठीक है। सर Yes, उसमें sir. सर उसमें आंसर की में BC दिया है, तब भी गलत कर आंसर रखा है। हाँ उसके बाद भी -1 दिया हुआ है, तो मतलब वो प्रोग्रामिंग में गड़बड़, तुम लोगों ने सही किया है, प्रोग्राम गड़बड़ लिखा गया चेक करने के लिए, तो कंप्यूटराइज्ड है पूरा, तुमने वहाँ टिक करके भेज दिया, तो तुरंत सॉल्व करके उसका आंसर जो है तुमको मिल गया होगा। बोलते हैं थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 27, which of the हो गया। following type of bonds are present in NaNO3? तो क्लियर लिखा हुआ यहाँ पे चारों बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड देखो यहाँ पर प्लस माइनस है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंटली बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड में दिख ही रहा है, पाई बॉन्ड भी यहाँ एक दिख रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड भी तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो हर एक बॉन्ड यहाँ Yes. दिख रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ABCD, तभी तुम लोगों को -1 मार्क्स मिला होगा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसमें तो किसी को भी नेगेटिव नहीं मिलने वाला, जिसने एक भी टिक किया उसको भी +1, 2 टिक किया उसको +2, 3 टिक किया उसको +3, तो यहाँ सर पर नेगेटिव माइनस तो मिला था। हाँ, अगर आइडियली देखा जाए तो यहाँ पर नेगेटिव किसी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो पार्शियल यस। मार्किंग के हिसाब से यहाँ पर प्लस मार्क्स नहीं मिलेगा तुम लोगों को, पॉजिटिव मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, रेडियस ऑफ क्लोरीन, ये तो हो गया है ना। Yes, sir. हो गया। चलिए कटायन बता का देते साइज हैं। देखो यहाँ पर क्या है, दो चीज दिया गया है, क्लोरीन, क्लोरीन प्लस, क्लोरीन माइनस, ठीक है। जब क्लोरीन से क्लोरीन प्लस में जाओगे तो साइज क्या होगा, जो साइज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लोरीन से क्लोरीन माइनस में जाओगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, बस ये तुम्हें देखना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है यहाँ पर। Cl से Okay, Cl प्लस में साइज डिक्रीज होना चाहिए, मतलब अगर क्लोरीन का साइज 0.99 है, मान लेते हैं 0.99 है क्लोरीन का, तो Cl प्लस से कितना हो चाहिए बेटा, यहाँ पर 0.9 होना चाहिए, 90। Cl माइनस कितना हो चाहिए बेटा, यहाँ पर 909 इस तरह होना चाहिए, है ना, इस तरह इस ऑर्डर में होना चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत है, प्लस है ना, तुम्हें ये देखना होगा कहाँ पर ज्यादा कहाँ पर कम है। तो ये ऑप्शन आ जाए, यहाँ पर दिया है क्लोरीन का 0.99 एंगस्ट्रॉम, तो Cl प्लस का इससे कम होना चाहिए। अगर क्लोरीन का दिया गया है, Cl का दिया गया है 0.99, तो Cl प्लस का और कम होना चाहिए क्लोरीन से, जबकि ज्यादा दिया है, तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट। ठीक है, फिर बी में आओगे, बी ऑप्शन में क्लोरीन का दिया गया 0.99 और सोडियम एटम का दिया गया है, सोडियम कहाँ से आ गया, ठीक है जो भी हो, सोडियम का दिया गया यहाँ पर 1.54, तो ये भी करेक्ट है। अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज होता है, तो सोडियम का साइज बड़ा है और क्लोरीन का साइज छोटा है ना, तो मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह तुम जाओगे और बाकी ऑप्शन में सी और डी भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये तो हो गया होगा। Yes, sir. क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, -3 मार्क्स मिला है तो उसको चेक कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, सर हो एक गया बार होगा। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के समझा दीजिए क्या होता है। वो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है, सब्सटेंस having at least one unpaired electron, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, और अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा बेटा, डायामैग्नेटिक।
तो ये मैंने बताया था कब, 2 बार बताया था। एक तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग बताया और उससे पहले मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, 2 बार मैंने बताया इसको। तुम्हें देखना है कौन सा पैरामेडिक कौन सा डायमैग्नेटिक है ना। अब यहाँ देखो, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर इज द पैरामैग्नेटिक करेक्टर। तो करेक्ट है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना पैरामैग्नेटिक करेक्टर होगा। बी ऑप्शन, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेस इज, तो इनकरेक्ट हो गया। सी में आओगे यहाँ पर एलिमेंट आर मोस्टली डायमैग्नेटिक व्हाइल द कंपाउंड आर पैरामैग्नेटिक। कंपाउंड बनता कैसे है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराने से कंपाउंड बनेगा। एक मॉलिक्यूल ए है, दूसरा मॉलिक्यूल ए है, ठीक है। ए में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों पेयर्ड हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल बन जाता है। मतलब पेयरिंग से क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज होगा। जो एलिमेंट है वो क्या होगा, मोस्टली पैरामैग्नेटिक होता है और मॉलिक्यूल मोस्टली डायमैग्नेटिक होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following set of quantum number are incorrect? तो ये तो हो गया होगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बहुत दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। हाँ, माइनस मार्क्स मिला होगा तुम लोगों को। 31 the statement for laws of chemical combination are given below, mark the statement which are correct। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सी पार्ट करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है। हाँ, सी करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। तो माइनस मार्क्स मिला होगा तो देखना पड़ेगा। 32 amongst H2O, H2S, H2SC and H2SE, the one which has highest boiling point, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जाता है। 33, तो इसमें किसी कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, 34 हो गया था। 34 भी हो गया होगा। तो क्लास में इस तरह से क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराया था, कैसे करोगे क्लास में। ठीक है, 34 देखो, 34 भी हो गया ना, 34 भी होगा। 35 में किसी कोई डाउट है? 34 में दिया गया विटामिन ए हैज फार्मूला C20H30O एंड मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन A2 हैज फार्मूला C20H2H28O। तो यहाँ पे बताना है ना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ विटामिन A2 कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 1 मोल ऑफ विटामिन ए। तो हो जाएगा, तो मैं रेशियो लेना यहाँ पर, कर लोगे ना। यस, ए पार्ट होगा यहाँ पर। यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री का यूज करके या फिर जो यूनिटरी मेथड है उसका यूज करके सब निकाल लिया होगा तुम लोग। 36 में क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन 0.1 मोल ऑफ ईच विटामिन ए एंड A2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। देखो यहाँ पर 20 कार्बन है, A2 में भी 20 कार्बन है, तो मास दोनों में सेम होगा। तो दोनों में सेम मास कहाँ पर है, तो दोनों सी पार्ट में यहाँ पर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। तुम सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व करें तो 24 ग्राम दोनों में आएगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आंसर गलत दिया गया हो, मोर देन वन चॉइस को छोड़कर। बाकी जो सिंगल चॉइस है या फिर कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला या फिर जिसमें पैराग्राफ दिया गया, इसमें कुछ गड़बड़ है तो बता सकते हो। नहीं, मेंस पढ़ते हैं बेटा, मेंस का कौन सा है? मेंस है ना। हाँ, तो
इसमें क्वेश्चन बोलते जाओगे, 30 क्वेश्चन इसमें है, 25 क्वेश्चन है, इसमें डाउट है पूछते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मच मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.5 ग्राम ऑफ चलिए हो सोडियम गया था। क्लोराइड। हाँ, तो ये लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास है, हो गया होगा। 27 तो ये डीपीपी में क्वेश्चन दिया गया था, हो गया होगा। यस यस सर। ये डीपीपी का क्वेश्चन है, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन डीपीपी मैंने दिया था, मुझे याद आ रहा है। 27 हो गया। 28, 1 मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल कंटेन, हो गया सर। P4 ये भी हो गया होगा, चलिए बता देंगे। ये भी हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द सर मोलरिटी ऑफ 28 बताते, क्वेरी 28। 28 बता दे रहा हूँ मैं। 1 मोल और P4 मॉलिक्यूल कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो P4 है, P4, तो एक P4 को तुमने निकाल लिया तो एक P4 में कितना होगा, 4 फास्फोरस एटम होगा, है ना। मतलब अगर तुमने P4 निकालिए, नंबर ऑफ P4 मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ फास्फोरस उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया, 1 मोल ऑफ P4, 1 मोल P4। अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल दिया गया है, इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, है ना। 1 मोल मीन्स होगा Na, ठीक है, NaP4। तो Na का जो वैल्यू मैं यहाँ रख दे रहा हूँ वो होता है बेटा 6.022, है ना, इंटू 10 पावर 23 P4। अब तुम्हें निकालना क्या, फास्फोरस एटम, है ना। एटम तुम्हें निकाला, मॉलिक्यूल नहीं निकालना है। तो एक P4 में 4 फास्फोरस एटम है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 24.088 इंटू 10 पावर 23 एटम, ठीक है। यस समझ में आ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 पे से कोई डाउट है। इसमें दिया गया मोलरिटी ऑफ KOH सॉल्यूशन विच इज 28% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इज। तो मोलरिटी तुम्हें निकालना है, ठीक है। इसमें किसी डाउट में पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आंसर आया m/2। डाउट है किसी को, डाउट नहीं है तो आगे बढ़े, चलिए बता देंगे। बता दूं। ओके चलो बता देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर दिया गया है KOH सॉल्यूशन, KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पहले तुम इसका मोलर मास निकालोगे। तो मोलर मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा बेटा, 39 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 56 आ रहा है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ KOH इज इक्वल टू 56। अब यहाँ पे देखो KOH सॉल्यूशन विच हैज 2.8% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, 2.8% मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये है अगर तुमने 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन लिया, तो 100 ml सॉल्यूशन में 2.8 ग्राम क्या होगा, KOH होगा, है ना। इट मींस 100 ml KOH solution has 2.8 ग्राम KOH, ठीक है। तो 100 ml में कितने ग्राम KOH है, 2.8 ग्राम KOH है, ठीक है। 100 ग्राम में 100 ml में 2.8 ग्राम KOH है। मोल्स निकाल लो, ठीक है। मोल्स ऑफ KOH, मोल्स ऑफ KOH इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास तुमने निकाल लिया 2.8 है, मोलर मास है 56, हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। वॉल्यूम यहाँ पे कितना दिया गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 ml। 100 ml मतलब क्या हुआ, 100 ml मतलब हुआ 0.1 लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आ गया, वॉल्यूम आ गया। मोलरिटी का फॉर्मूला लगाओगे, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स है 2.8 डिवाइड बाय 56 और वॉल्यूम है 0.1 लीटर, ठीक है।
इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर कितना आ रहा है बेटा, m/2 आ जाएगा। 1/2 मोलरिटी जो है ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 मोलरिटी जाएगा 1/2। और 1/2 मोलरिटी कैसे लिखते हैं बेटा, m/2 भी लिखते हैं, मैंने बताया था। m/2 मतलब मोलरिटी क्या है, 1/2 है, ठीक है। आगे चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 इन द रिएक्शन। तो आयोडीन का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो मैंने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, वही होता है n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, ठीक है। इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास E इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, ठीक है। जैसे निकालोगे तो मोलर मास तुमने m मान लिया है, और यहाँ पे जो n फैक्टर होगा आयोडीन का वो 10 होगा। 10 आएगा कि नहीं, देखो यहाँ पर आयोडीन जीरो स्टेट में, जीरो से जो आयोडीन है ना, आयोडीन यहाँ पर I2 ये कन्वर्ट हो रहा है I+5 में। यहाँ पर जो आयोडीन है उसका ऑक्सीडेशन +5 है ना, HiO3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन +5 है, 0 से +5। तो एक आयोडीन में 5 का चेंज हो रहा है, तो दो आयोडीन में कितने चेंज होगा, 5 × 2 इज इक्वल टू 10। तो n फैक्टर होगा, हो जाएगा 10। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर इज इक्वल टू m डिवाइड बाय 10। सर HiO3 का n फैक्टर 5 कैसे हुआ था? HiO3 का नहीं, यहाँ पर तुमने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे। देखो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्लियर है, 0 होगा। एलिमेंट इन देयर एलिमेंटल स्टेट है ऑक्सीडेशन नंबर 0 ऑलवेज रूल में लिखवाया था, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है HiO3 दिया गया है, इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट x अज्यूम कर लो। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन HiO3 इज इक्वल टू x। हाइड्रोजन का +1 होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का -2 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 3। और अलजेब्राइक सम क्या होगा बेटा, 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। फिर x को सॉल्व करोगे तो +5 आएगा, ठीक है। तो m/5 होना इसको चाहिए सॉल्व आंसर किया तो। नहीं, तो यहाँ पे तुमने निकाला है एक आयोडीन में चेंज निकाला ना, पर आयोडीन जो चेंज आ रहा है वो 5 का आ रहा है ना। यहाँ पे कितने आयोडीन है, 2 आयोडीन है, तो 2 आयोडीन कितने का चेंज होगा, 5 × 2 10 का चेंज होगा। तो टोटल n फैक्टर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो m/10 होगा, 5 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 31, according to Bohr's theory, angular momentum of an electron in fifth orbit is, है ना, nh/2 पाई होता है। तो 5h डिवाइड बाई 2 पाई, तो आसान है, 2.5h पाई होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन है ना। बोर्स पॉजिटिव मैंने लिखवाया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट nh/2 पाई होता है। n का वैल्यू 5 रखोगे तो आंसर आ जाएगा 2.5h/5। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में किसी को प्रॉब्लम है, डी ब्रोगली वेवलेंथ मैंने बताया था क्या होता है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ तुम्हें निकालना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है 60, वेलोसिटी दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है ना। और मास दिया गया है m इज इक्वल टू 60 ग्राम, तो ग्राम में दिया है, तो किलोग्राम में चेंज कर दो, 60 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। मास मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, तो मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू mv, ठीक है। तो वेवलेंथ में निकाला तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है, h डिवाइड बाई mv कर दोगे। m वैल्यू यहाँ निकाल दिया मैंने, m वैल्यू ये है, v वैल्यू यहाँ पर है, तो कर दोगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आ गया वो आंसर, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 33, मैच द फॉलोइंग स्पेसीज with their corresponding ground state electronic configuration।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो आंसर ये पार्ट है, करेक्ट है ना आंसर? मैंने चेक किया, करेक्ट है ये? यस सर। ठीक है, बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। The set of quantum number n is equal to 4, l is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to plus half correspond to the most loosely bound ground state electron of which of the following atom? इसका मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्वांटम नंबर निकालना है, तो 1 by 1 सबके लिए चेक करना होगा, है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू 4 दिया गया है, तो n इज इक्वल टू 4 किसमें आएगा? n इज इक्वल टू 4 सोडियम में तो आएगा नहीं, है ना। सोडियम है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, जो फोर्थ पीरियड एलिमेंट है उसी में आएगा। तो फोर्थ पीरियड एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है? फोर्थ पीरियड एलिमेंट तुम्हारा यहाँ पर क्रोमियम है, तो आंसर तुम यहाँ डायरेक्ट क्रोमियम ले सकते हो, या फिर तुम 1 by 1 तुम हर एक का करते जाओ। रुबिडियम देखो, रुबिडियम क्या है यहाँ पर? रुबिडियम तुम्हारा 6th पीरियड एलिमेंट है, तो 6th पीरियड मतलब कि जो आउटर मोस्ट रिटर्न है 6th पीरियड में होगा, है ना। तो इसका मतलब जो n वैल्यू 6 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एनर्जी वैल्यू 4 है, तो सोडियम नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा, रुबिडियम नहीं होगा, तो क्रोमियम हो जाएगा। तो जो क्रोमियम है, क्रोमियम के लिए n वैल्यू आता है, ठीक है। तो आंसर जाएगा क्रोमियम, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। The total number of atomic orbital in fourth energy level of an atom is, फोर्थ n इक्वल टू 4 दिया गया है ना। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बोल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है बेटा? n स्क्वायर होता है ना, n स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16। आगे चलते हैं, तुम लोग इतना बोल रहे हो कि मार्क्स तुम लोग कम आया है बेटा, मैंने मार्क्स चेक किया मेंस में, ठीक है। एडवांस में प्रॉब्लम है कि मेंस में कुछ कम मार्क्स लाए तुम लोगों का। क्वेश्चन तो इतना डिफिकल्ट तो था नहीं, तो और तुम लोगों को सॉल्व करना चाहिए था, टाइम तुम लोगों ने कम दिया है। द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम विल बी, He+ विल बी, तो निकाल लिया होगा ये पार्ट होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, डायरेक्ट फॉर्मूला से आ जाएगा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, चल हो गया, ये भी हो जाएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैंने बता दिया था, जनरल ट्रेंड है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इतना आसान क्वेश्चन, सी पार्ट, क्लोरीन। एक्सेप्शन वाले में था ये, क्लोरीन है ना एक्सेप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 39, द फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ बेरिलियम एंड बोरान रिस्पेक्टिवली आर, कर लिया है? यस सर। कैसे किया? तो एक्सेप्शन थी, बेरिलियम का बड़ा होना चाहिए था, बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरान से, ठीक है। तो बेरिलियम का मतलब कि फर्स्ट नंबर ज्यादा होना चाहिए सेकंड से, फर्स्ट नंबर ज्यादा होना चाहिए सेकंड से। ये केवल डी ऑप्शन देखो है, फर्स्ट नंबर सेकंड से ज्यादा है, बाकी सब में देखो या तो इक्वल है या तो कम है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। The outer electronic configuration of palladium is this, it belongs to, ठीक है। पैलेडियम दिया गया है किस पीरियड में, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी बताना है यहाँ पर, रिडक्शन करना है यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो सी पार्ट आंसर आ गया होगा। यस Which of the following ion have the highest value of ionic radii? यस सर। O2 माइनस है ना। यहाँ पर तुम क्या देखोगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या साइज डिक्रीज होगा, और अनायन का साइज ज्यादा होता है न्यूट्रल वाले से, ठीक है। तो उसका तुम देख लिया होगा। तो लिथियम बोरान है वो तुम्हारा सेकंड एलिमेंट है, उसका साइज छोटा होगा, ठीक है। जो ऑक्सीजन है तो सब तो एक ही पीरियड का है, यहाँ पर तुम
लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा, है ना, बाकी सबका तुम चेक कर लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द हायर लैटिस एनर्जी करेस्पॉन्ड टू, लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करता है बेटा? लैटिस एनर्जी यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेट प्लस द कटायन, जेट माइनस अनायन डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा। चार्ज है सब पर देखो सेम होगा, +2 -2 +2 -2 +2 -2, ठीक है, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन। तो जहां पर डिस्टेंस कम होगा वहां पर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। डिस्टेंस कम कहां पर है? एमजीओ, एमजीओ में, तो एमजीओ का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। आगे देखो 43, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज इज, बॉन्ड ऑर्डर तो बताना है, तो मैंने बता दिया था, ट्रिक बता दिया था। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, वहां से तुम्हें निकल आएगा। यहाँ पर जो O2 होता है, O2 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 16 है। O2 प्लस अगर तुम निकालोगे तो O2 प्लस मतलब क्या हुआ? 15 हुआ, ठीक है। O2 2 प्लस कितना होगा? O2 2 प्लस होगा तुम्हारा 14, 14 का बाउंड 3 होगा, 15 का होगा 2.5, 16 होगा 2.0, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा। सबसे कम किसका होगा? O2 का। O2 था ही नहीं, और O2 माइनस भी लिखा हुआ है, O2 माइनस कितना होगा? 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.5। तो सबसे कम होगा O2 माइनस, फिर O2 प्लस, O2 2 प्लस। तो आंसर जाएगा सी पार्ट इसमें, ठीक है, सी पार्ट। Of the three molecules HCF4, SF4, SiF4, which have tetrahedral structure, तो इसका स्ट्रक्चर बताना है। जो HCF4 है वो तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर है। HCF4 का तुम स्ट्रक्चर बनाओगे, है ना, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ये हो जाएगा तुम्हारा HCF4। बात करोगे SF4 का, तो SF4 का स्ट्रक्चर क्या होगा? SF4, तो इसमें एक लोन पेयर है, तो इसका जो स्ट्रक्चर कैसा आता है बेटा? सीसा स्ट्रक्चर, है ना, तो यहाँ पे सीसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। और SiF4 देखोगे तो SiF4 का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्रा है, ठीक है। ये होगा स्क्वायर प्लेनर, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ये हो जाएगा सीसा, ठीक है, ये सीसा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, द करेक्ट इंक्रीजिंग कोवेलेंट नेचर इज, हजांस रूल। हजांस रूल तुम्हें चेक करना है, कटायन का साइज छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, तो यहाँ पर कोवेलेंट फैक्टर सबसे ज्यादा होगा, है ना। फिर लिथियम का, और फिर क्या होगा? सोडियम का साइज बड़ा है, इसलिए यहाँ पर कोवेलेंट फैक्टर सबसे कम होगा NaCl का। तो कोवेलेंट फैक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड का। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 46, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मिलीग्राम। किया तुम लोगों ने? मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मिलीग्राम कितना आया था सबका? यही आया था। यही आया था ना? आंसर सही मिला ना बेटा? मार्क्स मिला था तुम्हें? यस सर। ठीक है, 47 पर आ जाओ। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट n is equal to 1 in hydrogen atom is 52.9 picometer. The radius of third orbit of lithium type positive ion will be, ये किया था बेटा? यहाँ दिया गया जो हाइड्रोजन है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ लिथियम पूछ रहा है, लिथियम डाइकटायन, इसका रेडियस क्या होगा पूछ रहा है। इस तरह क्वेश्चन क्लास में कराया गया है, एक का दिया गया, दूसरा क्या होगा? यस हो गया, तो हो गया होगा ये 157.7 दिया गया, 158.7, तो करेक्ट आंसर था ये। यस सर। ओके, इससे कोई डाउट तो पूछ सकते हो? यस
कोई डाउट नहीं है? ओके, आगे चलते हैं तब। 48 में अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। 48 में the dipole moment of hydrogen chloride is 1.03 dBi. Its percent ionic character is about 17%. The bond distance in picometer is about, कर लिया होगा Yes, है ना? yes. तो यहाँ फॉर्मूला में यूज करना होगा। जो परसेंट आयनिक करेक्टर है, परसेंट आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, जो म्यू कैलकुलेटेड है वो क्या होगा बेटा? क्यू मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जैसा तुमने किया होगा तो यहाँ पर क्यू दिया गया है, चार्ज वो है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ रखोगे, एल वैल्यू यहाँ से निकल आएगा। Yes. आगे आगे है क्वेश्चन नंबर 49। तो एक सॉल्ट है ग्लेबर सॉल्ट, 40.25 ग्राम ऑफ ग्लेबर सॉल्ट is dissolved in water to obtain 500 ml of solution of density is molarity of Na2SO4 in solution is about। यह है तुम लोगों ने, यहाँ पर मोलरिटी पूछ रहा है, स्मॉल एम, मोलरिटी नहीं पूछ रहा है, एम नहीं पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है। बता दूं, देखो कैसे करोगे। तो यहाँ पर दिया गया है 40.0 है ना, जो ग्लेबर सॉल्ट है उसका मास दिया गया है। मैं यहाँ पर सॉल्ट लिख रहा हूँ, सॉल्ट का मास दिया गया है 40.25 ग्राम। ठीक है, इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू ऑब्टेन, को डिजॉल्व किया गया किसमें? वाटर। इसका दिया गया है 500 ml। ठीक है, 500 ml डिजॉल्व्ड in water to obtain 500 ml of solution of density। जो सोल्यूशन का डेंसिटी है, डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1077.5 डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, द मोलरिटी ऑफ NaO, जो ग्लोबल सॉल्ट है उसका फॉर्मूला दिया गया है, सॉल्ट का फॉर्मूला दिया गया है Na2SO4। द मोलरिटी ऑफ Na2SO4 इज अबाउट, तो क्या निकालो बेटा यहाँ मोलरिटी कैसे निकालते हैं? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये होता है फॉर्मूला। ठीक बेटा, इस फॉर्मूले से तुम यहाँ पर मोलरिटी निकालोगे, ये फॉर्मूला है। तो Na2SO4 का तुम मोलर मास निकालोगे, तो मोलर मास कैसे आएगा बेटा? यहाँ पर Na2SO4 का तो सोडियम कितना होता है बेटा? 23 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 सोडियम एटम है, प्लस सल्फर का 32 होता है मोलर मास, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 4 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 ऑक्सीजन का निकाल लोगे, तो यहाँ जगह 142, तो जो इसका मोलर मास आ रहा है 142 हो गया मोलर मास। ठीक है, तुमने डेंसिटी निकाल लिया सोल्यूशन का, तो मास ऑफ सोल्यूशन निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, वो जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी D इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। तो मास निकालना तुम क्या करोगे? डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी दिया गया है 1077.5 और वॉल्यूम दिया गया है बेटा डेसीमीटर क्यूब, मतलब यूनिट से होना चाहिए, यहाँ पे ml दिया गया है, इसको भी डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो जाएगा 0.5, तो ये ग्राम में आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम। ठीक है, तुमने सोल्यूशन का मास निकाल लिया, अब तुम्हें क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूशन का मास तुमने यहाँ लिख लिया है, तो मास ऑफ सोल्यूशन तुमने लिखा रहा है यहाँ पर 1077.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना देगा? 40.25। ठीक है, तो ये आ जा रहा है तुम्हारा 498.5 ग्राम।
लिख लिया, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारा आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 498.5 ग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास यहाँ दिया गया है 40.25, मोलर मास दिया गया 142, है ना। तो निकाल लोगे तो यहाँ हो जाएगा 40.25 डिवाइड बाई 142, ठीक बेटा। तो ये तुम्हारा हो गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स तुमने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। नंबर ऑफ मोल्स को न्यूमरेटर में रखोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट को डिनोमिनेटर में रखोगे, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा मोलरिटी। सो मोलरिटी इज इक्वल टू 0.2835 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 498.5, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। जाएगा 0.2835 डिवाइड बाई 498.5, ठीक है। तो ये तो अजीब सा नंबर आ रहा है, 0.0006 मोलर, ये इतना नंबर दिया गया, ये आंसर में दिया गया है। मास ऑफ जो हमारा सॉल्वेंट है उसको हम किलोग्राम में लेंगे। अच्छा, यहाँ पर किलोग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूट किलोग्राम में लेना है, ये ग्राम में है ना, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इंटू 10 पावर में, सॉरी यहाँ पर हमने किलोग्राम में चेंज नहीं किया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है उसको किलोग्राम में चेंज कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.498 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो जो पॉइंट है वो आगे लग जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब इसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे 10³ से, तो फिर तो यहाँ पर 6 आना चाहिए आंसर, है ना। यहाँ पर 0.6 आना चाहिए। तो आंसर गड़बड़ क्यों आ रहा है यहाँ पर, किसी ने सॉल्व किया है इसको? शायद इसके अंदर हम Na2SO4 के साथ 10H2 भी लेंगे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ओह, यहाँ पर 10H2 नहीं दिया गया है, इसलिए गड़बड़ा रहा है क्या? 10H2 तो यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जो ग्लेबर सॉल्ट होता है उसमें 10H2 भी होता है, Na2SO4.10H2 .10H2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 180 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 142 प्लस 180, 322 आ जा रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोलर मास आ जाएगा 322। तो यहाँ पर तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा 322 से, तो 322 को मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, 40.25 डिवाइड बाई 322, ठीक है, डिवाइड बाई 0.4985। अब देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है ना। तो ये जो आंसर है 40.25 डिवाइड बाई 22.4985, 2508 आ रहा है। हाँ, इसका मतलब ये जो है 10H2 को भी ऐड किया है, है ना बेटा? ठीक है, तो इसका मतलब जो ग्लेबर सॉल्ट है इसका फॉर्मूला यहाँ पर इनकरेक्ट दिया गया, यहाँ पर .10H2 भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर .10H2 होगा तो करेक्ट हो जाएगा, तो अगर .10H2 लिखा होगा तुम लोगों ने तो सही आएगा, नहीं तो गलत आएगा, ठीक बेटा। इसका मतलब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ यहाँ पर .10H2 देना चाहिए था,
देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक बेटा, तो इसको देखते हैं। बोनस मार्क्स मिलना चाहिए 49 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सुपर ऑक्साइड इज। ये तो बहुत आसान है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ तुम डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम काउंट करोगे, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा यहाँ पर। तो सबका करेक्ट होगा ये वाला। यस यस मतलब क्वेश्चन में 49 में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 49 को मैं बोल देता हूँ कुछ करने के लिए। यहाँ बोनस मार्क्स या फिर जो आंसर है दोनों डालने गए यहाँ पर। जो फाइनल आंसर है मैं यहाँ दोनों आंसर डलवा देता हूँ। इसका आंसर जो है 0.25 होगा और इसका आंसर 0.6 भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, अगर तुमने डॉट 10:2 नहीं रखा तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.6, ठीक है। तो 0.6 में करवा दे रहा हूँ और आंसर यहाँ पर 0.25 भी करवा दे रहा हूँ। तो अगर दोनों ऑप्शन यहाँ पर होगा तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और किसी कोई डाउट बेटा किसी क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो। और किसी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो तुम लोगों को रिजल्ट मिल गया है इसका? यस जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट मिल गया है? अच्छा। तो किसके किसके मार्क्स बेटा 70 ज्यादा है या सॉरी 90 के आसपास किसके लोगों को मार्क्स है? किसी का 90 प्लस आया है? 92 92 सोमिल का। ओके, और आदित्य का भी 92 आया है। और किसी का 92 ज्यादा किसी का है बेटा? 92 से ज्यादा? ओके, तो मैं आदित्य का चेक कर रहा हूँ 92 आया या नहीं, ठीक है। तो आदित्य का 92 बोल रहे हो तो थोड़ा सा मैं तुम्हारा कर लूँ बेटा तुम्हारा आदित्य। सर आपकी मर्जी। मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें एक मिनट। क्लास 9th है, 11th तुम्हारा है ना? क्लास 11 मेंस। एडवांस तो भी प्रॉब्लम है, एडवांस का मैं चेक करने कोई फायदा नहीं है एडवांस में। तो आदित्य कुमार ये तुम्हारा नाम बेटा, देख लो। आदित्य कुमार, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारे मार्क्स है 87, मैथ में है, केमिस्ट्री यहाँ पर है 90। तुम्हारा 90 है बेटा, 92 नहीं है। परसेंटाइल बोल दी गलती। अच्छा एक्यूरेसी ओके, एक्यूरेसी है वो, ठीक है। तभी 90 मार्क्स अच्छा है, मार्क्स है, गड़बड़ नहीं है, ठीक है, सही है। 100 में 90 आ रहा है तो क्या दिक्कत है। और तुमने यहाँ पर है रॉन्ग, 2 इनकरेक्ट हुआ तुम्हारा, 23 करेक्ट है। एक अटेम्प्ट नहीं किया था, सब क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किया। यहाँ पर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन कोई नहीं है, सबको तुमने अटेम्प्ट किया। 23 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, ठीक है, सही है तुम्हारा। तो इसी तरह आगे लगे रहो तो हो जाएगा तुम्हारा, है ना बेटा। तो जो नेक्स्ट चैप्टर बेटा इस पेज में स्टार्ट होगा तुम लोगों का गैसियस स्टेट। तो सबसे पहले लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट,
के बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री। थर्ड चैप्टर होगा तुम लोगों का आयनिक इक्विलिब्रियम, जितने भी इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम थर्ड होगा, थर्ड टॉपिक। और फोर्थ टॉपिक है तुम्हारा टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन तुम लोगों ने पढ़ा था, दोबारा हम लोग टाइट्रेशन पढ़ेंगे यहाँ पर, रिडॉक्स रिएक्शन एंड टाइट्रेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन और टाइट्रेशन यहाँ पर फोर्थ पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट। तुम लोगों को गैसियस स्टेट नेक्स्ट क्लास में पढ़कर आना है, बहुत आसान सा बेटा गैसियस स्टेट इनसाइड में दिया गया है। तो जो इनिशियल चीजें हैं, जैसे मॉलिक्यूलर कितने टाइप के मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल किस तरह से कंबाइन करके लिक्विड सॉलिड गैस में हो गए बेटा, है ना, मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है, प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कैसे प्रेशर को मेजर करते हो, ये सब तुम थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो गैस है गैस, हाँ ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। टेस्ट टेस्ट मैंने यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम था मैंने लिख लिया है कि किस क्वेश्चन में तुम लोगों के पास डाउट है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। फिलहाल के लिए ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, फिलहाल के लिए बाय बाय। गुड इवनिंग सर। जिसको डाउट है पूछ सकते हो रुक कर, बाकी लोग जा सकते हो। जिसको डाउट है पूछ सकते हैं। सर हाँ, सर ऑक्सीजन में डाइवेलेंसी से फॉर्मल चार्ज आता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन एटम? सर मॉलिक्यूल या एटम किसी में भी। तो बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और एटम भी न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर हम लोग ओजोन की बात करें, ओजोन में फॉर्मल चार्ज आएगा, लेकिन जो तुम्हारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसमें कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। फॉर्मल चार्ज कब आएगा, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तब फॉर्मल चार्ज आता बेटा। ठीक है, अगर तुम कोई ऐसा स्ट्रक्चर तुम बनाओ, जैसे तुमने बना दिया ओजोन, ठीक है, तो ओजोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर डेटिव बॉन्ड होता है। तो जहां पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा वहीं पर ही फॉर्मल चार्ज आएगा। और फॉर्मल चार्ज कोई एक्चुअल चार्ज नहीं होता है ना, बस ये हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जो मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करो तो यहाँ पर भी फॉर्मल चार्ज आएगा, लेकिन O2 में कोई फॉर्मल चार्ज नहीं। याद रखो, किसी भी एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज नहीं होता है। अगर एटम की बात करोगे तो एटम पर अगर आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम है उसका फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज आएगा। जैसे यहाँ तुमने ओजोन बनाया है ना, तो ओजोन में 3 एटम है, तो यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज लगाओगे तो इस सेक्शन के ऊपर क्या होगा, +1, और इस सेक्शन के ऊपर -1 फॉर्मल चार्ज आएगा। ठीक है सर इस ये जो O3 का मॉलिक्यूल है अगर ये हाँ, साइक्लिक में बना दे तब स्टेबल नहीं होगा। हाँ, ये अनसाइक्लिक एग्जिस्ट नहीं करता है, जो स्टेबल मॉलिक्यूल वही बनाएंगे। यहाँ पे देखोगे जो एंगल है, एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है, लोन पेयर के बीच में काफी रिपल्सन था, यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन मिल जाएगा। यहाँ पे देखो एंगल बहुत कम है ना, इसलिए ये टूट जाएगा, टूट के फिर से वापस ये बना देगा। इसलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता ओजोन का। ओके सर, थैंक यू सर। सर मैं किसी कोई डाउट है? यस सर, एक वो है आयन AlCl फिर ब्रैकेट में H2O होल ब्रैकेट 5 2+, इसमें एल्युमिनियम की कोवैलेंसी कितनी होगी? मैं समझ नहीं पाया, तुम्हारा फिर से बोलो, क्वेश्चन क्या बोल रहे हो? सर एक ये आयन है, पहले AlCl फिर H2O, उसके ऊपर होल ब्रैकेट में 5 और फिर पूरे पे 2+ चार्ज है। तो इसके अंदर एल्युमिनियम की वो क्या होगी, कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट? क्वेश्चन तुम सही पूछ रहे हो। एल्युमिनियम कोवैलेंसी लिखा है या फिर कोऑर्डिनेट नंबर पूछा है?
कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा होगा, देखो। सर ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी पूछा है एनसीईआरटी का। अच्छा, कोवैलेंसी पूछा है अल्युमिनियम का। यस सर। अच्छा, तो जो कोवैलेंसी है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जो अल्युमिनियम यहाँ पर तुम देखोगे तो अल्युमिनियम यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, अल्युमिनियम का जो ऑक्सीजन स्टेट है +3 तुमने निकाल लिया होगा, +3 होगा है ना अल्युमिनियम का। अल्युमिनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्युमिनियम इक्वल टू x, क्लोरीन का -1 होगा, वाटर का 0 होगा, इज इक्वल टू +2 है ना, तो x इज इक्वल टू +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो जो कोवैलेंसी है एक्चुअली वो कोवैलेंसी नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर वो क्लोरीन का 6 आएगा। ठीक है, 6 आता है, इसको हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है सर, वो यहाँ पर क्वेश्चन देखो जो अल्युमिनियम है ना, क्या बेटा? ठीक है सर, वो क्वेश्चन में ही गलती थी, फिर वो कोऑर्डिनेशन नंबर ही है। हाँ, तो यहाँ पर जो अल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाया गया, 6 बॉन्ड बनाया गया इस तरह से। तो 5 वाटर के साथ को बना लिया यहाँ पर, और 1 क्लोरीन के साथ, यहाँ पर वाटर होगा H2O। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर अल्युमिनियम का वो 6 आ जाएगा। ओके सर। और किसी कोई डाउट है? और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा, बाकी लोग विजिट कर सकते हैं पोर्टल को, जिसको डाउट है पूछ सकते हो। एक सर मैग्नीशियम और नाइट्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकता है, और बनाता भी है। और जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है? मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, +2 यस। ठीक है। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, वैलेंसी इंटरचेंज कर दो तो Mg3N2, तो ये हमारी इसको नाइट्राइड बोलते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ओके सर। और किसी को डाउट है? सर गुड इवनिंग। ओके बेटा, गुड इवनिंग। ठीक बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।